ये जो कल प्रोग्राम दिया है 90 दिन का, ये सब ख्वाहिशें हैं, ऐसी ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने केपीके का तो बर्बाद कर दिया और अब आप 100 दिन का एजेंडा देकर इस कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। आज जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है उनमें सबसे बड़ी कि मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा आज अदालत तशरीफ ले गए नैब कोर्ट में, और उन्होंने जो सवालात थे उनके जवाब देना शुरू किए। जो जवाब मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए उनमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कतरी खत को दुरुस्त करार दिया है एक मरतबा फिर। ये वो कतरी खत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अफसाना करार दे चुकी है पहले ही, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कबूल नहीं किया था। मियां साहब ने दोबारा अपना मुकदमा कतरी खत पे लाके खड़ा कर दिया, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कतरी कारोबार के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे उसका पता नहीं है। जिम्मेदारी उन्होंने शिफ्ट की अपने वालिद ग्रामी पे जो इंतकाल फरमा चुके हैं, और अपने बेटों पे जो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, जो बरतानिया के शहरी हैं, और उन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता बकौल मरियम साहिबा के। अब ये इस सूरत हाल में क्या मियां साहब अपने आप को ऐसे इस सारे मुकदमे से अलग रख के अपने आप को और मरियम नवाज साहिबा को पनामा केस से बचा पाएंगे? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के आम तरीन वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो 100 दिन का एजेंडा दिया है वो काबिल अमल नहीं है। कुछ एतराज़ात उन्होंने किए, बड़े इंपॉर्टेंट एतराज़ात हैं, वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म पर अभी भी किसी किस्म का कंसेंसस नहीं हो पाया। चनियोट में शहबाज शरीफ साहब गए, वहां क्या हुआ वो भी आपको बता। जो मेहमान मौजूद हैं उनमें मियां जावेद लतीफ साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर एजाज आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कराची से बराह रास्त। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब, ये वुज़रा ने आज पोस्टमार्टम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पोस्टमार्टम किया उन्होंने आपके 100 दिन के एजेंडे का। उस पर चीदा 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। एक तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2025 का जो हमारा विजन था उसको चोरी किया, और फिर आपने नकल की जिसके लिए आपके अंदर अकल नहीं थी, ये उन्होंने कहा। दूसरा, वो ये कहने कि लोड शेडिंग को आपने एड्रेस नहीं किया। या तो आप इसको मसला नहीं समझते, या आपको लगता है कि PMLN ने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। तीसरा, 1 करोड़ नौकरियां टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में, मईशत इस तरह की नहीं है। तो इसका सर जवाब दें आप। उन्होंने आज पोस्टमार्टम किया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बेहतर ये होता कि अगर जो PMLN है वो बजाय इसके कि हमारे प्रोग्राम पे तनकीद का एक पूरा कैबिनेट बैठ जाती और हमारे प्रोग्राम पे तनकीद करती, वो अपना प्रोग्राम बताते और वो बताते कि वो अगले अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो क्या कैसे आगे चलेंगे, ताकि एक मुस्बत जो कह लें कि डिबेट शुरू होती। अब पहली बात तो यह है कि मुझे लग रहा है कि PMLN को तो चूंकि यकीन ही खत्म हो गया है कि उनका हुकूमत में आने का कोई चांस है, लिहाजा उन्होंने तनकीद का रास्ता अपनाया। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले उन्होंने ये कहा, जो आपने फरमाया है, जो PMLN के रस्तों हैं माशाल्लाह एहसन इकबाल साहब, कि ये उनके प्रोग्राम का चरबा है, और उसके बाद उसके ऊपर पूरी तनकीद 2 घंटे करते रहे। अब आप बताएं कि या तो आपका चरबा है और आप अपने ही प्रोग्राम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो या फिर चरबा नहीं है। तो हकीकत यह है कि चरबा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह 100 दिन का प्लान या 11 नुकात इस तरह के कभी कोई डिबेट की ही नहीं। ये तो तरीके इंसाफ ने बिल्कुल एक नया ट्रेंड पाकिस्तान की सियासत में दिया है। अब जहां तक आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर अपना तबसरे के बजाय, ये वकार इस्लाम साहब हैं जो कि पहले नोकिया के हेड रह चुके हैं, एक बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जो नौकरियां 1 करोड़ हैं, ये इससे भी ज्यादा की जा सकती हैं पैदा। उसकी वजह यह है कि जो 200 मिलियन प्लस का 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुल्क है, और यहाँ पर 10 मिलियन जॉब्स इन 5 इयर्स कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ जो है वो 6% के ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नौकरियां पैदा होंगी। अब मैं वैसे आपको तफसील इसमें जो है ये भी आपको मैं बता दूं कि असद उमर साहब और जो 2 बड़े ऐलानात हमने किए कि 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उनके ऊपर हम अपना तफसीली
जो किताबचा है, जो तफसीली हमारी उसके ऊपर है, वो भी अब हम आगे लेके आ रहे हैं कि कैसे हम ये मुमकिन बनाएंगे। क्योंकि PMLN का तो सीधा हिसाब है, इनसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ना ही इन्होंने कभी कुछ करना है। ये सारे लोग पहले कहते थे इमरान खान को तो ये भी लोग कहते थे वो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, वो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बना। ये कहते थे ये पार्टी नहीं चल सकती, उसने सबसे बड़ी पार्टी खड़ी करके दिखाई। ये कहते थे KP प्रोविंस नहीं चला सकते, हमने सबसे बेहतरीन हुकूमत करके दिखाई। तो ये तो शुरू यहां से होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग पहले ही हारे हुए हो उनके मुंह से तो यही बातें निकलनी है जो लोड शेडिंग को आप क्यों मसला नहीं समझते? नहीं, लोड शेडिंग के ऊपर पूरी डिटेल से बात हुई थी। अगर आप उस दिन आपने आपको बुलाया था, अगर आप बात गुजरा की तशरीफ लाते वहां पे, जी गुजरा के बकौल हमने पूरा प्रोग्राम जो है वो दिया। गुजरा तो खैर माशाल्लाह जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। हमने पूरा वहां पे बताया कि किस तरह से ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं, ये दुनिया की में महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। और यहां पर भी इन्होंने 5600 मेगावाट के प्लांट लगाए, उनमें सिर्फ 1900 मेगावाट बिजली ये हासिल कर पाए हैं। लिहाजा हम हाइडल के ऊपर तवज्जो देंगे। हमारी जो बिजली का एम्फेसिस है वो डैम के ऊपर होगा, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगा, और हम महंगी बिजली बनाने से इज्तनाब करेंगे। ये हमारा जो उस दिन हमने जो यहां पे लॉन्च किया है प्रोग्राम, उसका बड़ा हिस्सा है। ठीक है जावेद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था 6 माह में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, और सब कह रहे थे कि आप मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। इसी तरह जैसे आज आप मजाक कर रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, लेकिन आप गोल तो सेट करते हैं, गोल तो आप बड़ा सेट करते हैं, चाहे सारा अचीव ना करें, कुछ ना कुछ तो करें, बजाय इसके कि आप लोग प्लान दें। आप एक बंदे ने प्लान किया, आप अपनी डायरेक्शन तो सेट करते हैं ना। जी मियां साहब, मैं इमरान खान साहब पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने तो जो अपने मंशूर में या जो प्रोग्राम दिया हमने 5 सालों में जिस हद तक किया वो आपके सामने है, या कौम फैसला कर लेगी 2018 में। रही बात इनकी, मैं ये कहता हूँ कि 100 दिन का जो ये प्रोग्राम दे रहे हैं, इन्होंने 90 दिन का भी प्रोग्राम दिया था खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत संभालने से पहले। अब उसका जो हशर हुआ है वो भी आपके सामने है। आपने अभी एक खुद पॉइंट रेज किया कि आप ये बता दें कि आपने क्या इस चीज़ का जिम्मेदारी कबूल कर लिया है, या इस चीज़ का एहसास आपको हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा हो गया इन 5 सालों में, और इस हुकूमत ने किया। क्या बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा इस हुकूमत ने कर लिया है? फिर तो दूसरी बात है। और अगर आप समझते हैं कि हमने नहीं किया, तो फिर आपको इसका तज़किरा करना चाहिए था, और ये अपना प्रोग्राम देना चाहिए था कि हम किस तरह इसको ख़त्म करेंगे। दूसरी बात इन्होंने एक और की बड़ी अहम, जो आपने खुद ही उसको कहा कि 1 करोड़ नौकरियां, भाई 5,500 रोजाना बनती हैं नौकरियां। अगर 1 करोड़ आप 5 सालों में देंगे तो 5,500 नौकरियां आप रोजाना कैसे देंगे जब तक आपकी मईशत बेहतर ना हो, और ये कैसे सरकारी नौकरियां आप दे सकेंगे? दूसरा, आप 50 लाख सरकारी घरों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो 50 लाख सरकारी नौकरियां हैं, वो आप सरकारी नौकरियां 5,500 अगर रोज देंगे तो पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाएगा। हैं जी, अगर 5,500 सरकारी नौकरियां रोज दी नौकरियों के तो अलावा पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाएगा। और नौकरी अच्छा वही एक और चीज है कि मैं इनकी बिल्कुल जो इन्होंने प्रोग्राम दिया इनका हक है, देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि बाकी जमातों को भी अपना एजेंडा देना चाहिए। ये तो एजेंडा देने वालों में है, हमने करके दिखाया है। हमने 5 सालों में जो अपनी परफॉर्मेंस दी है उस बुनियाद पे हम 2018 के इंतखाबात में जा रहे हैं। 300 अरब रुपया बाहर भेज के दिखाया। चाहता हूं कि एक चीज और है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी है, उनमें बुनियादी मसाइल में अदारों का आपस का तनाव भी है। और जब तक मैं समझता हूं कि अदारों के दरमियान तनाव रहेगा, और माजी में भी रहा है, हाल में भी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा कोई सिविलियन हुकूमत जो है बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर तो ये समझते हैं तो उसका भी इनको तज़किरा करना चाहिए था, क्यों नहीं उसका किया? और दूसरे नंबर पर मैं ये बात, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी इनको बात करनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? बात यकीनन करनी चाहिए थी। और अब उनको क्या करना चाहिए था वो जाने सर, आपको क्या करना चाहिए? आप अपना प्लान यार मेरी बात तो सुन लेना सर। मैं अर्ज कर दूं कि अब आ जाए, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं,
4 सूबों में अलग अलग हुकूमतें हैं मुख्तलिफ जमातों की, उसकी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर आप ये पाकिस्तानी कौम भी समझ सकती है, आपको भी समझने में आसानी होगी कि जिसने 5 सालों में बेहतर कारकर्दगी दिखाई वो आज 100 दिन का एजेंडा दे या 200 दिन का दे या 5 सालों का दे, कम से कम उस पर लोग एतमाद करेंगे। मगर जिन लोगों ने माजी में किया ही कुछ नहीं, उनके 100 दिन पर लोग क्या कान धरेंगे, क्या यकीन कर लेंगे? बिल्कुल ठीक है। आप ये कहते हैं कि केपीके ने ऐसे एग्जांपल पाकिस्तान तरीके इंसाफ लिए बना पाई जिसकी बुनियाद पे वो पार्टी से 70% करते कि वो 100 दिन में पाकिस्तान को बदलेंगे, मुस्लिम लीग नून से 30%, इन लोगों से क्या तब्दीली आएगी? क्या एजेंडा लेकर आगे जा रहे हैं जिन्होंने अपने हुकूमतों में या अपनी जमातों में कुछ कारकर्दगी ना दिखा सके? ठीक है, उनके जरिए ये मुझे लेकर आ गए। मुझे जरा पीपल्स पार्टी से पूछने दे। पीपल्स पार्टी ने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजिज तमरा साहब, एक इमरान खान साहब ने एक रास्ता दिखाया रोड मैप के 100 दिन में मैं इस तरह पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करूंगा। आप अपना रास्ता ढूंढिए साहब। अब पूरी की पूरी कैबिनेट बैठ के उसका पोस्टमार्टम कर रही है, आप लोग बैठ के उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये तो सर तनकीद ही तनकीद है ना। अब इसमें तामीर कहां पे है? आप लोगों का अपना एजेंडा कहां पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक और चीज बताएं कि ये प्लान देना 100 दिन का प्री पोल रिगिंग कैसे है? पूरी दुनिया देती है। देखें इमरान साहब, भला पीपुल्स पार्टी को तनकीद करने की क्या जरूरत है? हमें इससे क्या परेशानी कि अगर कोई पार्टी एक पॉलिटिकल स्लोगन अगर देना चाहती है और उसने अगर दिया है तो हमें क्या परेशानी? लोग इनसे खुद पूछेंगे कि ये जिन्होंने ये 100 दिन का एक टारगेट रखा आइंदा इलेक्शन में, उसमें 1 करोड़ नौकरियां भी लगा दें आप और ये सारी चीजें, वो पार्टी कोई फर्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ रही। उस पार्टी ने अपने पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर वो हुक्मरान जमात है, उसने भी 5 साल इस तरह टेन्यूअर पूरा किया जिस तरह की बाकी सूबाई हुकूमतों ने अपना टेन्यूअर पूरा किया। और ये 100 दिन का जो टारगेट वो पहले भी था, उसमें यह था कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देंगे, हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मगर जब उनकी गवर्नमेंट पूरी हो रही है तो आज हेल्थ के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जो हैं वो भी आप क्लिप चला सकते हैं। और कई यूनिवर्सिटियां विदाउट वाइस चांसलर्स के अभी भी चल रही है। 1 अरब दरख्तों को वहां के ढूंढ रहे हैं मगर ढूंढ नहीं पा सक रहे हैं। अगर रिपीटली फिर अगर वही पार्टी इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट दे देती है तो उसे हमें कोई फिक्र नहीं है। मगर मेरे ख्याल में जब आप फ्यूचर प्लान देते हैं कौम को तो आप अपने 5 साल की जो सूबाई हुकूमत है उसके टारगेट भी रखें कि हमने ये वायदे किए, ये पूरे कर दिए, अब कौम हम पे एतमाद करे कि हम पूरा कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं पीपुल्स पार्टी की जो फेडरल गवर्नमेंट थी उनकी चंद पॉइंट बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। हम भी जवाबदार है ना कि हम बताएं कि हमने क्या किया, ये सवाल उठते हैं हमसे। देखिए लास्ट फेडरल गवर्नमेंट जो थी हमारी, उसमें 18th अमेंडमेंट जो थी एक बहुत बड़ा कारनामा। आपने एक प्रेसिडेंसी जो पावरफुल होती थी, जो पार्लियामेंट को जुम्बश कलम से खत्म कर देती थी, आपने अपने पावर डेडिकेट किए पार्लियामेंट को। इस मुल्क में एक क्लर्क भी अपने पावर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। एनएफसी अवार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया। केपी के मैं वही बता रहा हूं ना, आपने जो किया वो पिछले इलेक्शन। नहीं मैं इमरान भाई में वो बात बता रहा हूं, इमरान भाई में वो बातें बता रहा हूं आपको जो पीटीआई ने आइंदा फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी तो ये प्लान देगी ना, तो मैं उसी को कोट करते हुए कहा हूं कि हमने अपने 5 साल आप अपना प्लान दीजिए कि आपकी अगर फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो आप क्या करेंगे। एनएफसी अवार्ड उन लाखों अफराद को एम्प्लॉयमेंट और वो जो निकाले गए थे लाखों अफराद उनको फिर अपनी नौकरियों पे बहाल करना। और 2010 के मेगा फ्लड जो एक डिजास्टर आया था उन लोगों को वहां पर फिर घरों में बसाना और सवात ऑपरेशन के आईडीपीज को अपने इलाकों में महफूज करके वहां बसाना है। आगाज हुकूक बलोचिस्तान, ये सारी कावचें फेडरल गवर्नमेंट ये सर आपने डे टू डे अफेयर से पाकिस्तान के क्या जवाब, लेकिन उसके बाद 2013 के इलेक्शन में लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। अब मामला ये है वो उसका सबब था इमरान साहब, वो उसका सबब था इमरान साहब, उसका सबब था। मैं आपको सबब बता रहा हूं। 2013 की इलेक्शन में दहशतगर्दी मुसल्लत थी हमारे ऊपर।
ये आपके चैनल पे कई बार ये डिस्कशन हो चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अब फार्म में हैं, पहले नहीं थे। आसिफ अली जरदारी साहब बीइंग प्रेसिडेंट वो फहाल किरदार अदा कर नहीं सक रहे थे। दहशतगर्दी रूज पे थी, बीबी शहीद हो चुकी थी, हमें मौका नहीं मिला। अब हम रीऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जा रहे हैं, सर रीऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंतहाई मादरत के साथ यूएनडीपी की रिपोर्ट आप देख लें जी, यूएनडीपी की रिपोर्ट देखें कि सूबाई हुकूमतों के बारे में वो क्या कह रही है और केपीके की हुकूमत को किस नंबर पे उन्होंने रखा है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि यूएन ऐसी रिपोर्ट है जिस पे सारे ही बगले में जा रहे हैं। पीएमएलएन खुशियां मना रही है, पीपल्स पार्टी खुशियां मना रही है, और तरीके इंसाफ खुशियां मना रही है कि ये तो 2005 से लेकर 2015 तक है। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि इसमें से सबने अपना अपना फायदा ढूंढ लिया और उसके ऊपर बगले में जा रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं। और आज पीपल्स पार्टी ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान वजीर आज़म नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि जो वजीर आज़म बनना हो वो ना इस तरह उठता है, ना बैठता है, ना ऐसे बोलता है, ना ऐसे रिएक्ट करता है। क्या ये बात ठीक है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी फवाद चौधरी साहब एक तो रिस्पॉन्ड करें। आजिज हमरा साहब ने, जावेद लतीफ साहब ने अपना मफरूजा थीसिस आपके सामने रखा, लेकिन मैं वजीर आज़म क्या ऐसा होता है वो उठने बैठने पे और चलने फिरने पे और बोलने पे, ज़बान पे खास तौर पे वो कह रहे हैं कि ऐसा आदमी वजीर आज़म नहीं हो सकता। अच्छा, पहली बात तो यह ज़ाहिर है वज़ीर आज़म होने के लिए दामरा साहब की और जावेद लतीफ़ साहब की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि उनको कम से कम 300-400 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजने का तजुर्बा होना चाहिए। हर जो कॉरपोरेशन है उससे अंदर उनको भत्ता लेने का तजुर्बा होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इदारों को तबाह करने का तजुर्बा होना चाहिए। तो जाहिर है कि उनका जो स्टैंडर्ड है वज़ीर आज़म का वो ज़रा मुख्तलिफ है हमारे से। हमारा ज़रा स्टैंडर्ड ये है कि वो आदमी होना चाहिए जो कि पाकिस्तान को संभाल सके, पाकिस्तान को आगे ले जा सके, पाकिस्तान के खजाने को उस तरह हिफाजत करे जिस तरह से इमानत की हिफाजत का इस्लाम में हुक्म है कि दीन में यह है कि जब तुमको कोई अमानत सौंपी जाती है तो उसकी हिफाजत करो। बहरहाल ये उनका अपना स्टैंडर्ड है। हमारे अग्रेसिव बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब का, जज्बाती और वो एकदम जो बयानात वो दाग देते हैं उस पर वो बात कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी ऐसी भी होना चाहिए। जो बात दिल में होती है वही सामने रहनी चाहिए। मुनाफिक लीडर नहीं होना चाहिए। लीडर जो है वो मुनाफिक लीडर जो है वो उससे कहीं बुरा है जो कि आप कहना चाहते हैं कि अग्रेसिव या दिल की बात जिनके जुबान पे रहती है वो ज्यादा बुरी बात है या मुनाफिक होना ज्यादा बुरी बात। सो उनका मुनाफिक होना उनका मेरिट होगा, मेरा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो बात आपने करी है, ये पहली बात तो है कि दामरा साहब को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि गवर्नर हाउस जो है वो फेडरल प्रॉपर्टी होता है, वो प्रोविंशियल प्रॉपर्टी नहीं होता। जहां तक बाकी गेस्ट हाउसेज है, मैं दामरा साहब को, जावेद लतीफ साहब को, जब वही तो सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, वो तो उसमें हमारे मंशूर में है ना कि वो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि गर्मी है बड़ी ज्यादा और कराची में तो अनफॉर्चुनेटली दामरा साहब की पॉलिसीज की वजह से लोग जो है वो मर रहे हैं और लोग जो है वो हलाक हो रहे हैं। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप जाएं, टूरिज्म की साइट के ऊपर जाएं खैबर पख्तूनख्वा की, और वहां पे अपना गेस्ट हाउस बुक करा लें, क्योंकि जो तमाम सरकारी गेस्ट हाउसेज है उनको कमर्शियल अवेलेबल कर दिया गया है। आप वहां पे आ सकते हैं, नथिया गली में कुछ दिन गुजारें और आपको थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है वो तब्दील हुआ है। आप वहां पे किसी हॉस्पिटल में जाएं और आपको मालूम होगा कि हॉस्पिटल कैसे तब्दील हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है फवाद साहब, जाहिर है कि जब आप कराची में रहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में आप तशरीफ नहीं लाएंगे, 5 साल आएंगे नहीं। कमाल हो गया, कमाल हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है? चीफ सुनामी के ऊपर जो आपने बात की, आप मुझे छोड़ दें, जो बिलियन ट्री सुनामी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनके कोऑर्डिनेट्स देखें और उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाके विजिट करें। आपको सुनामी तबाही का नाम है, क्या होती है। सुनामी तो तबाही का नाम है ना, जो सूबा सुनामी तबाही का नाम है। जब एक वॉर टॉर्न कंट्री आपने सुनामी तबाही का नाम है, सूबा आपने लिया और उस चीफ सूबे जस्टिस को साहब ने क्या कहा ये बताओ। पुरअमन सूबा बनाया, आपने वहां पे एजुकेशन बदली, आपने वहां का हेल्थ सिस्टम बदल दिया, आपने पटवारी बदल दिया, आपने पुलिस रिफॉर्म कर दी। चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? चीफ जस्टिस साहब ने, अल्लाह मेरी तौबा, फवाद साहब, चीफ जस्टिस साहब ने तारीफ की, चीफ जस्टिस साहब ने चीफ सेक्रेटरी की तारीफ की, आईजी की तारीफ की। इमरान साहब आज के दिन का बदतरीन झूठा प्रोग्राम हो रहा है।
आज के दौर का बदतरीन झूठा प्रोग्राम हो रहा है बहरहाल आप कि खैबर चीफ जस्टिस साहब जिसके तशरीफ रिमार्क लाए, को पूरी दुनिया ने ताकि आपको पता पूरी चले दुनिया ने चीजें सुना को दूर और भी फवाद नहीं है, चौधरी साहब कह रहे हैं कि उसकी खैबर तारीफ हुई है। पख्तूनख्वा तब्दील हुआ या तो नहीं मैं हुआ? तौबा ही कर सकता हूं, तौबा ही कर सकता हूं। ये 100 दिन का टारगेट ये जो अभी फवाद साहब बता रहे हैं, ये अभी बता रहे हैं जो आपको, ये कहते हैं कि ये गरीबों की पार्टी है। बनी गाला महलों में है, बनी गाला का महल बना हुआ है, जहांगीर तरीन नायल हो चुके हैं और ये कहते हैं कि मेरी पार्टी पारसा बनी हुई है। छोड़े फवाद साहब, वो जो झूठे वादे पीटीआई ने किए थे, आप नहीं थे उस टाइम पीटीआई में, आपको पता नहीं। नहीं मैं अच्छा धमरा साहब, क्या कहा था चीफ जस्टिस ने, आप बताइए। धमरा साहब, चीफ जस्टिस ने क्या कहा था, अगर आपको याद है तो आप बताइए। सोर्स में प्रॉब्लम है। मैं अभी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं आज की। नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब चनियोट तशरीफ ले गए थे, वहां से एक तस्वीर आई और फिर हमने राब्ता किया वहां के जो नुमाइंदे हैं हमारे जाहिद महमूद साहब से कि वो हमें बताएं, जाहिद महमूद साहब से, शाहिद महमूद साहब से, माजरत के साथ शाहिद महमूद साहब से हमने राब्ता किया और उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि इस तस्वीर में सदाकत क्या है। तस्वीर ये बताती है कि शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे अकेले बैठे हुए हैं और उनके आसपास कोई नहीं बैठा हुआ। गालिबन उनके जो बाएं जानिब है वो 4 सीटें और दाएं जानिब जो है वो 2 सीटें तो वाज़े नज़र आ रही हैं जो खाली हैं। और ये तकरीब में शहबाज शरीफ साहब चनियोट गए थे एक जलसे के लिए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? पहले हमें लगा कि किसी ने फोटोशॉप करके कंप्यूटर का कोई चक्कर चला के शहबाज शरीफ साहब को अकेले बिठा दिया है, फिर हमें लगा कि शायद किसी ने और चक्कर चला के कुर्सियां रख दी हैं ज़्यादा। लेकिन जब हमने शाहिद महमूद साहब से पूछा तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनको लाइन पे लेके उनसे हम बात करें। जी शाहिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ये क्या हुआ इस तस्वीर में, क्या सदाकत है? ये झूठी है, सच्ची है, क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब तो जाके जाते हैं तो बंदे पहले से लाइनों में खड़े होते हैं, सीटों के लिए कुरानदाजियां होती हैं, ये क्या है? जी बिल्कुल इमरान, ये जो खाली सीटें पड़ी हुई हैं इन पर डिस्ट्रिक्ट के तमाम एमएनएज और एमपीएस के टैग भी मौजूद हैं, लेकिन आज इतला के बावजूद जब वज़ीर-ए-आला चिन्योट पहुंचे तो इनमें से सिवाय मौलाना इलियास चिन्योटी एमपीए के नहीं पहुंचा। हालांकि कल से ये बात गर्दिश कर रही थी कि इलियास चिन्योटी चूंकि नाराज हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन आज वो इनके इस्तकबाल के लिए सबसे पहले पहुंचे, जबकि एमएनए कैसर अहमद शेख, गुलाम मोहम्मद लाली, एमपीए इम्तियाज लाली, सकलैन अनवर सफरा, मौलाना रहमतुल्लाह, ये बिल्कुल जो है ना जी ये नहीं पहुंचे हैं। इनकी वजह से इनकी ये सारी कुर्सियां खाली। क्या वजह समझ आती है? क्या वजह क्या समझ आती है? जी अब मैं आपको इमरान बताता चलूं, यहाँ पे बड़ी काबिल अफसोस बात है कि साल 2017-18 का जो तरक्याती का सिलसिला में चिन्योट सबसे लोएस्ट जिला था, जिसको सिर्फ 16 करोड़ रुपए के फंड दिए गए हैं, जबकि आपको बताऊं कि सेकंड लोएस्ट जिला को हाफिजाबाद था, उसको भी 1.25 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं। तो वो इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं चीजों के सिलसिले की वजह से जो है वो एमपी एमएनए जो है वो नाराज हैं। फैसलाबाद चिन्योट रोड सिर्फ 22 किलोमीटर है, वो आज तक 2009 से। ठीक है, यानी उनके तरक्की अमलात के ऊपर उनके एतराजात हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, ये पार्टी के अंदर डिवीजन है, चक्कर क्या है? लक्ष्मी चौक में शहबाज शरीफ साहब गए तो 1000 कुर्सियों में से 700 खाली पड़ी थी, यहां स्टेज के ऊपर बैठने वाले ही मौजूद नहीं थे। ये क्या हो रहा है? कोई खलाई मखलूक काम कर रही है या वाकई में लोग नाराजगी जाहिर करना शुरू हो गए हैं? इतनी जुर्रत आ गई है लोगों में? देखिए, गुजारिश ये है कि कल चिश्तिया में अफ्तार डिनर था, आप देख लें कि वहां क्या जोश था। मैंने उसकी भी वीडियो दिखा देनी है, मियां साहब ना करें। कुर्सियां खाली थी, साउथ पंजाब था और बड़ा कहा जाता है नया सूबा का एक महाज बन गया ये वो। अब वो भी लोग पछता रहे हैं जो गए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा है? ये शहबाज शरीफ साहब के साथ क्यों ये हो रहा है? मगर इससे मैं ज्यादा, इससे पहले मैं ये इमरान खान आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने जी प्लीज। मैं ये कहता हूं कि इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब उतना झूठ बोलें जितना लोग बर्दाश्त कर लें। ये तो झूठ भी इतना बोलते हैं कि लोग इस पर सिर्फ अपना हंस ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप कौन सा झूठ बोले? आप बताएं। 300 रुपया बाहर लेके गए, लाखों दरख्त रोजाना लगाए जाएं तो फिर कहीं जाकर, एक मिनट आप बताएं ना, क्या झूठ बोला है कि आप करप्ट नहीं है? लगाए जाए तो फिर कहीं डाकू नहीं हो तुझे होते हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहूंगा फवाद चौधरी साहब से कि भाई आप अपनी कारकर्दगी जो थी खैबर पख्तूनख्वा की,
उस बुनियाद पर वोट लेंगे। हमने पाकिस्तान उसी बुनियाद पे जाएंगे। परफॉर्मेंस दिखाई हमने, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कायम होगी इंशाल्लाह। लोड शेडिंग का किसी हद तक खात्मा किया, हमने बिजली के नए कारखाने लगाए, हमने पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकाला, हमने पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया, हमने पाकिस्तान में सी पैक दिया। ये वो मंसूबे हैं तो फिर भी सर चिन्होट में बंदे नहीं आए, आ रहे हैं। इन्होंने धरने दिए और धरनों पर अच्छा, अगला काम ये भी कह दें कि हमने पाकिस्तान बनाया, जो हशर किया, जो अदारों की, अरे चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लूं, लिया था एक ब्रेक को शामिल कर लूं मैं, फिर मैंने बात करनी है मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से भी। एक ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ। वेलकम बैक नाजरीन। आज जमरा साहब, एक सर्वे आया है जो हसाद इदारों की तरफ से अखबारात में छपा है, दुनिया अखबार में, लेकिन ये स्टोरी राना अजीम साहब की है। उसमें सर्वे आया है कि पीएमएलएन 3rd नंबर पे हो गई है पंजाब में। आपको यकीन आ रहा है सर्वे पे कि वाकई पीएमएलएन, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर भी आप देख लें, लाहौर में कंडीशन आप देख लें, बाकी एरियाज में कहीं पे जलसे हो जाते हैं, कहीं नहीं भी होते, तो वाकई 3रे नंबर पे पीएमएलएन हो गई। आज जमरा साहब से बात नहीं हो पा रही। फवाद चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज, जी आज जमरा साहब आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा हूं कि अगर आप रियल भी देखेंगे तो पंजाब तो अपनी जगह पे कहा जाता है कि पंजाब के अंदर तरक्की हुई है। इंटीरियर पंजाब की और खुद लाहौर की जो साफ पानी प्रोजेक्ट की जो हालत है, इंटीरियर लाहौर में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पानी मुहैया नहीं हुआ होगा। इंटीरियर लाहौर की जो सिचुएशन आप देखेंगे वो बिल्कुल आएगी आपको। इसलिए कि अगर वो पंजाब की खिदमत की है तो पंजाब की खिदमत हो गई है, इस तरह नहीं है। ख्याल में बहुत दिन तो आप इत्तेफाक करते हैं कि ग्राउंड पे पंजाब में पीएमएलएन 3रे नंबर पे पहुंच गई है? ये सिर्फ दावे हैं, उनके खिदमत के हवाले से ऐसा ही होगा। तो सर इसी सर्वे में आप 4थे नंबर पे हैं, ये भी याद रखिएगा। मैं आपकी तरह थोड़ा सोर्स आप करते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब से, फवाद चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब ने अब जो कतरी खत है उसके ऊपर दोबारा स्टैंड कर गए। वो ये कह रहे हैं खत ठीक था, लेकिन वो कहते हैं कि कतरी कारोबार से ना मुझे इल्म है ना मुझे पता है। एक उनके वालिद हैं और एक उनके बच्चे हैं। इस सारे सिनेरियो में वो अपने आप को इस केस से अलग करके अपने आप को और अपनी बेटी को क्या एक अच्छा डिफेंस उन्होंने तैयार कर लिया आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम भी नवाज शरीफ साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हसन और हुसैन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने माना है कि उनके बच्चे हैं, वरना अब तक तो हम यही देख रहे हैं कि जिसके ऊपर भी हुआ है, चाहे वो कारोबार है, चाहे फैक्ट्रियां हैं, चाहे अकाउंट्स हैं, मियाँ साहब ने कहा जी मेरी तो है ही नहीं। सिर्फ उनको ये पता है कि इस हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट हो, आपकी हसन नवाज साहब के अकाउंट्स हो, हुसैन नवाज के अकाउंट्स हो, उनसे ये सिर्फ मियाँ साहब के अकाउंट्स में पैसे आते थे, और पैसे भी बड़े मामूली से, यानी इतने पैसे आते थे कि एक रात को उन्होंने 88 करोड़ रुपया उठ के मरियम बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इतने पैसे आते थे कि एक दिन उन्होंने 80 करोड़ रुपया जो है वो भी फिर दोबारा वापस आ गया, यानी अरबा रुपया, जिसकी जो कुल मालियत अगर आप उस चार्ट को अपने सामने रखेंगे, जो 16 कंपनियां हसन और हुसैन ने बनाई, उनमें 300 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। नवाज शरीफ साहब की एफजेडी कैपिटल, जिसके वो चेयरमैन हैं, वहां से पैसे फ्लो होके उधर गए, लेकिन मियां साहब को पता ही नहीं चला कि ये बच्चे कारोबार क्या करते हैं। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, जिसको मरियम नवाज ने पहले कहा कि हमारी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाद में मरियम बीबी ने भी कहा कि नहीं मेरी 1-1.5 अरब रुपए की जायदाद है, और अब वो प्रॉपर्टीज भी जो है वो मान ली। सो इतने मासूम खानदान और इतना मासूम पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म और जावेद लतीफ साहब का लीडर, मुश्किल है कि आपको कोई और मिले। जावेद लतीफ साहब ने तो खैर कानूनी नुक्ता पूछ रहा हूं, स्टेशन लगा दिए, पता ही नहीं चला। आप बात कर रहे हैं मोरालिटी पे और सियासत पे, मैं कानूनी नुक्ता पूछ रहा हूं, क्या ये कानूनी लिहाज से एक मजबूत डिफेंस है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसी कतरी खत को अफसाना करार दे चुकी है। सिफर डिफेंस है इमरान खान साहब। दो चीजें बड़ी सिंपल हैं। आपने प्रॉपर्टीज एडमिट की, आपने कहा हमारी है प्रॉपर्टीज, 16 अकाउंट्स में 300 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, अकाउंट्स एडमिटेड है। आपने जवाब देना है सेक्शन 7 नैब ऑर्डिनेंस में आपका सोर्स क्या था।
अब ये कहते हैं कि जनाब एक कतरी था और एक दादा थे, दादा गुजर गए हैं, कतरी मुकर गया है, ना वो आ रहा है ना दादा आ रहे हैं। सो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इनको अपना जो सोर्स ऑफ मनी है वो देना पड़ेगा, अदालत के सामने मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, मीडिया के सामने दे दे इनके पास, लेकिन है कोई नहीं। 134 दिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चला, उसके अलावा इससे पहले मीडिया में बात आती रही, अब भी मीडिया में बात आ रही है, इनके पास जवाब है ही नहीं। क्या जवाब देंगे? इतने ज्यादा पैसे कहां से आ गए? क्या आसमान से उतर पड़े? क्या हुआ? सो मेरा ख्याल है क्लोज एंड बिल्कुल साफ साफ केस है। ठीक, मियां जवेलुद्दीन साहब, मुख्तलिफ औकात में मियां साहब के जितने बयानात आए, अगर मियां साहब और उनकी फैमिली के बयानात को इकट्ठे करें तो उनमें इतने ज्यादा तजादात हैं। क्या इन सारे तजादात की मौजूदगी में, यानी मियां अपने पार्लियामेंट के अंदर कुछ और कह रहे थे, अदालत के अंदर जो पुली आई थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, अब जब है मियां साहब बहुत सारी चीजों को डिनाई कर गए हैं, क्या अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? देखें इमरान खान, पहले तो मैं फवाद चौधरी का जवाब ज़रूर देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं। भाई हम वो नहीं है जो 10 मुहर्रम को निकाह करें और 3 माह तक उसको माने ना, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। हम वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को मानते हैं। अब आ जाए जो मनी ट्रेल के हवाले से बात की जा रही है कि जनाब कतरी से खत जो है हम मान रहे हैं, हम कहते हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि आप मनी ट्रेल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं आपको भी अलाउ नहीं करूंगा। सुने, दूसरे की सुना करें, आप सवाल करते हैं फिर अगले का भी जवाब ले लिया करें। मैं इसको देखें, मैं ऑन एयर कंडेम भाई बात जब वो जातियात पे बात करते हैं तब आप जवाब देते हैं, वो उस वक्त भी जवाब दिया करें। किसी की पगड़ी उछाली जाए तो उस वक्त आप खामोश रहे, बताया और जब उसकी बारी है मेरी बात सुने ना, मैंने तो आप लोगों के ऊपर बात ही नहीं की, मैंने तो आपके इशू के ऊपर बात किया जिसके भाई मेरी बात तो सुने ना, चाहते बात सुनिए। ये इमरान खान बात तरीका ठीक नहीं है, या चुप करा लिया करें, आप वापस इशू पे आ जाए। मैंने तो आपसे पूछा बल्कि आपने 35 सीएनजी के पंप लगाए हैं, मेरी बात सुने भाई, बात सुन लेना। ये इस तरह रौला डालना, ये किसी दूसरे की बात ना सुनना, अपनी बात किए जाना, ये झूठे बंदे की निशानी होती है। जो झूठा बंदा होता है उसकी निशानी होती है कि खुद शोर करता जाए, अगले की बात ना सुने। ये अगले की बात सुनते नहीं, अपनी बात करते जाते हैं, कोई तरीका नहीं है। आपकी बात मुकम्मल करके आपको अब आज जो मैं बात करना चाहता हूं, मेरी बात ये है कि आप मनी ट्रेल का पूछते हैं ना, लोग कहते हैं, को मुखालफीन कहते हैं, आप अगर कह दें कि भाई मनी ट्रेल का आपने सबूत नहीं दिया, तो मैं ये अर्ज करता हूं कि आपने करप्शन का भी तो आज तक कोई सबूत नहीं दिया कि आप 4 साल से करप्शन का रौला डाल रहे हैं। मुझे कोई ये तो बता दे कि 2 साल हो गए ट्रायल होता रहा, 6 माह हो गए ये ट्रायल कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, करप्शन का कुछ सर पांव दिखाएं तो सही कि हमने यहां करप्शन की है। ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, और ये बार-बार बात की जा रही है। एक और मैं बात करना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये वो खानदान है जो सनतकार था पाकिस्तान बनने से पहले, और उस वक्त का ये कारोबारी है। अगर उनके दादा ने जो बिजनेस किया है उसमें एक और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, अगर इनको पता ना हो तो मैं इनको ये बता देता हूं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कुछ लोग की जिम्मेदारी कुछ होती है। अगर उनके दादा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी औलाद भी बिजनेसमैन हो या उसमें अगर उनके दादा पोते ये सुहेल भट्ट साहब से भी कर लें, वो भी आपको काफी इंफॉर्मेशन देंगे कि किसके पास कितना पैसा था और किस वक्त था। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमरा साहब, मियां नवाशिद साहब ने जो अपने जवाब जमा कराए उनमें एक जवाब यह है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बिगाड़ था। आज हमरा साहब हमारे साथ अभी नहीं है। फवाद चौधरी साहब, यही सवाल आपके पास में ले आता हूं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो बिगाड़ था वो वजह बना JIT के ऊपर असरअंदाज हुआ है। यानी मियां साहब ने अब ऑफिशियली इसको ओन कर लिया है, जो वो कभी खलाई मखलूक कहते थे, कभी कुछ और कहते थे। ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है कि हमारे फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इस वजह से हम ये सारे मामले में धंसते चले गए। लेकिन फौज का क्या ताल्लुक है पैनामा पेपर्स से? फौज तो नहीं लेके आई पैनामा पेपर्स। फौज, ये तो एक जर्मन अखबार जिससे ज़ेडबर्ग में आया था। फौज से जो लड़ाई बनती है, बनता है, वो तो सिर्फ यही बनता है कि आपने इंडिपेंडेंट तफ्तीश क्यों होने दी।
जुडिशरी से लड़ाई बनती है, झगड़ा बनता है, सिर्फ यही बनता है ना कि आपने इसके ऊपर JIT क्यों बैठाई जिसकी इंडिपेंडेंट तफ्तीश हुई। ये जो स्कैंडल है इसका फौज से या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने पहले कहा हमारी नहीं है, बाद में कहा हमारी है, इसका फौज से क्या ताल्लुक है? तमाम का तमाम जो पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट्स में, आपका ये गिला तो हो सकता है कि फौज ने ये पैसे बचाने में जिस तरह माजी में मदद की, आपकी मदद नहीं की। जुडिशरी ने जिस तरह से माजी में मदद की, अब आपकी मदद नहीं की, ये गिला जो है वो नवाज शरीफ का हो सकता है। लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप 70 साल की जो वो बात करते हैं, 20 साल से तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में वो मिलिट्री के पॉन है। क्या नवाज शरीफ और PMLN जो है वो मिलिट्री के बगैर जिंदगी में काउंसलर भी बन सकते थे? ये तो ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन आज वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट तहरीक चलाने के बावजूद जलसे कर रहे हैं और तगड़े जलसे भी हो रहे हैं। जावेद लतीफ साहब, एक नुक्ता आपके सामने मैं रखता हूं। मियां नवाज शरीफ वाले से खबर छपी है और एक्सप्रेस में ही छपी है कि नवाज शरीफ साहब को जजेस और ब्यूरोक्रेट्स पे एतराज है बतौर निगरान वजीर आजम। सर क्यों मियां साहब ज्यादा खाइफ हो गए हैं जजेस से भी, ब्यूरोक्रेट से भी? मसला क्या? नहीं इमरान खान, अभी जो आप बात कर रहे थे ना बकौल आपके या बकौल फवाद चौधरी के, मुझे ये बताएं कि अगर फवाद ये बात मानते हैं और इनकी लीडरशिप ये बात मानती है कि माजी में इन अदारों ने मदद की है बकौल इनके हमारी, तो मैं कहता हूं कि किस हैसियत में की, क्यों की? यही तो हमारा बयानिया है, यही तो हमारा मौकफ है कि भाई किसी तौर पर भी किसी जमात के हक में या किसी के खिलाफ नहीं काम करना चाहिए किसी अदारे को। और अगर माजी में बकौल इनके के वो काम करते रहे हैं तो फिर इन्हीं के बकौल आज खिलाफ काम किया जाए, ये बात गलत है। मैं ये कहता हूं किसी भी अदारे को अपनी आईनी हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मियां साहब क्या वाकई फौज आपकी मदद करती थी? मैं कहता हूं कि ये फवाद चौधरी का लीडर कह रहा है, फवाद चौधरी हैं उनको यही बात कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपकी मदद की तो आपको पता होगा ना, क्या फौज ने कभी आपकी मदद की? जनरल कियानी का जिक्र क्यों करते हैं? ये बात थर्ड अंपायर की क्यों करते हैं? जब अपनी बारी आती है तो फिर अदारों का नाम लेकर उनकी तस्दीक की जाती है, अदारों में बैठे लोगों का नाम लिया जाता है, उस वक्त अदारों के खिलाफ काम नहीं करते। और जब हम जिक्र करते हैं कि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस वक्त कहते हैं अदारों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, अदारों को कमजोर करना चाहते हैं। और भाई हम ना अदारों को कमजोर करने वाले नहीं हैं, हम अदारों को मजबूत करने वाले लोग हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है आईनी हदूद में आईन में रहते हुए चलेगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, अदरवाइज पाकिस्तान तरक्की गमरा साहब, मियां साहब का स्टेटमेंट फौज से हमारी बिगाड़ है जिस वजह से हम यहां तक फंस गए हैं, यानी उसका लुबेलबाब ये है। तो क्या इससे इदारे मजबूत हो रहे हैं? मैं अभी ये कहूंगा कि फौज हो, दीगर अदारे हो, हमें हर सूरत हर मुमकिन ये इंश्योर करना है कि अदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। इमरान भाई, अभी जो दोनों साहिबान एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, मेरे ख्याल में मैं इतना तबसरा कर सकता हूँ एक ही सफ में खड़े हैं महमूद आया, तो ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वक्त नाज़रीन मेरे पास खत्म हो गया प्रोग्राम के लिए, अब तक नहीं, कल एक और प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।